नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जहां पे हम द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं। जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के द हिंदू सेशन में। सबसे पहले जो फ्रंट न्यूज पे न्यूज आई है वो आई है सुप्रीम कोर्ट को लेके। ये टॉपिक आप देख सकते हैं जीएस पेपर 2 में। इंडियन इंडियन पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड ऑल्सो इस टॉपिक को आप देख सकते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन के टॉपिक से। यहाँ पे सबसे पहले बात है वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल ने जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है स्टेट के अंदर उसको रेस्ट्रिक्ट किया। इसमें उन्होंने कहा है कि सीबीआई विथआउट स्टेट परमिशन इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। तो इसमें होता क्या है, सीबीआई सीबीआई जो है वो भारत के किसी भी स्टेट के किसी भी केस को लेके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसमें वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्टेट है उनके पास से वो प्रायर कंसर्न ले लेते हैं पहले से ही, और सभी राज्यों ने दे के भी रखा हुआ होता है। इस केस में क्या हुआ है, वेस्ट बंगाल ने अपना जो प्रायर कंसर्न है यानी प्रायर परमिशन देती है किसी भी केस को इन्वेस्टिगेशन स्टेट के एरिया में करने के लिए। इससे क्या होता है कि हम प्रोसीजर फॉलो करने में सीबीआई को लेट ना हो जाए, तो तुरंत अपना काम कर सके। लेकिन 2018 के बाद 2019 गिने तो उस टाइम से जो वेस्ट बंगाल है उन्होंने सीबीआई को जो ये प्रायर कंसर्न दिए थे वो नहीं दिए। ठीक है, इस कंडीशन में सीबीआई विथआउट विथआउट स्टेट परमिशन इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो इस चीज को यहाँ पे बात की गई है, और इस चीज को लेके क्या हुआ है, तो वेस्ट बंगाल ने सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 131 को लेके इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को जब तक स्टेट परमिट नहीं कर सकता है वो स्टेट में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, इसका जिक्र किया है। दूसरा जिक्र किया है वो है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में एनफोर्समेंट डायरेक्टर है, उनके एक ऑफिसर के सामने ही करप्शन चार्जेस लगे। तमिलनाडु इसका है कि भाई जो करप्शन है वो स्टेट में हुआ है, तो जो स्टेट के जो एंटी करप्शन ऑफिसर है उस उनको वो डील करे, ना कि ईडी डील करे। ठीक है, ईडी डिमांड कर रही है कि वो हमारा ऑफिसर है, आप उनको हमको सौंपे, हम उनके लिए क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और बाकी जो डिस्कशन है उनके जो व्याप है वो यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 131। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 131 के अंदर ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट है। ठीक है, ये दिखाया गया है। दूसरा सेंटर और स्टेट रिलेशन की भी बात है कि भाई सेंटर और स्टेट में जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काफी सारी चैलेंजेस और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब सीबीआई किसी भी स्टेट में कोई भी केस पे अपना वॉच कर सकती है, ये पावर उनको मिलता है दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिश एक्ट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, कि वो स्टेट के किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हालांकि इसमें उनको प्रायर कंसर्न लेना होता है स्टेट से, और जो वेस्ट बंगाल है उन्होंने नहीं दिया है। तो ये न्यूज आपको याद रखनी है यहाँ तक। दूसरे हम दूसरे टॉपिक पे चर्चा करते हैं, दूसरे जो भी टॉपिक है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं दूसरे टॉपिक में। तो ये न्यूज है केरल केरल में केरल में जो एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेके इंफॉर्मेशन दी गई है। आपके लिए मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन को जूम कर देता हूँ, समझ में आ जाए। तो इसमें स्पेशलाइज डिस्कशन क्या है कि भाई केरल में जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ गया है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ गया है। इसमें हो क्या रहा था कि जो भी एलिफेंट है, ठीक है, ये एलिफेंट जंगली एलिफेंट होते हैं। ठीक है, हमारे जो आसपास घरों में आप देखते हैं वो डोमेस्टिक एलिफेंट होते हैं, वो वाइल्ड नहीं होते हैं, वो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन ये जो जंगल वाले होते हैं वो वाइल्ड होते हैं, वो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जब ह्यूमंस के बीच में आ जाते हैं तब एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है, और इसमें ह्यूमंस की जान जाती है। तो ह्यूमंस की जान को बचाने के लिए हम काफी बार एनिमल को किल कर देते, मार देते। ये प्रॉब्लम बढ़ रही थी, ह्यूमंस भी मर रहे थे और एनिमल भी मर रहे थे। तो इसके लिए जो केरल अथॉरिटी है उन्होंने सबसे सजेशन मांगे थे। तो इसमें एक सजेशन दिया गया है चिन्ना कुलन, बरोबर, चिन्ना कनल। तो इस एरिया में जो एक्सोटिक प्लांट होते हैं, ठीक है, एक्सोटिक प्लांट इसमें क्या होते हैं, जैसे कैक्टस,
यूकेलिप्टस है, इनके जो जंग एरिया में एक बॉर्डर की तरह बनाया गया है। अभी यहाँ पे हम कैक्टस ही ले लेते हैं, ठीक है। कैक्टस की वजह से क्या हुआ, जो ये जंगली हाथी है उनका एरिया रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो इससे क्या हुआ, कैक्टस की बॉर्डर बनने की वजह से जो जंगली एलिफेंट है उनको घूमने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए, उनका एरिया कम हो गया। तो वो इसी एरिया कम होने की वजह से वो ह्यूमन जो रेसिडेंट एरिया होता है, घरों के जो अगल बगल है वहां पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक सजेशन ये दिया गया है कि ये जो मन्नार वाला जो एरिया है जहाँ पे एक्सोटिक प्लांट लगाए हैं उनको आप रिमूव कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो एलिफेंट है उनको घूमने के लिए जो एरिया चाहिए, टहलने के लिए, घास के लिए, जो भी उनको एरिया मिलेगा, तो वो जो रेसिडेंट एरिया है वहां पे नहीं आएंगे। इससे एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, और जो भी कैजुअलिटी होती है ह्यूमंस की या एनिमल की, वो कम हो जाएगी। तो इसको आपको लेना है, ये आप कर सकते हैं जीएस पेपर 3 में, एनवायरमेंट इकोलॉजी इसमें। और बाकी सारी डिस्कशन आती है केरल स्टेट के वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में भी काफी बार स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ सकता है स्टेट और सेंटर को भी, क्योंकि इसको कम करना जरूरी है। तो ये भी एक चीज आप याद रखिएगा टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बात करते हैं। तो हमने पिछले करंट अफेयर एनालिसिस में देखा था कि भाई जीएसटी कलेक्शन में, अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन अब तक 2.1 लाख करोड़ कलेक्शन आ गया जीएसटी में। तो जीएसटी में एक बात समझिए, जीएसटी में हम टैक्स कलेक्शन देखते हैं। टैक्स कलेक्शन दो दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आते हैं पर्सनल टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, ये रहते हैं एन्युअली। एन्युअली यानी साल में हमको एक ही बार देने होते हैं, और वो हम हमारा जो फाइनेंशियल ईयर रहता है अप्रैल से लेके मार्च, जैसे ये खत्म होता है फिर हम अप्रैल महीने में टैक्स फाइल करते हैं, ठीक है, टैक्स फाइल करते हैं। तो वो डायरेक्ट टैक्स का भी कलेक्शन आया है। और एक रहता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हम हर दिन देते हैं। हम कोई भी चीज खरीदते हैं, ठीक है, उसमें कोई ना कोई टैक्स 5%, 12%, 18%, ठीक है। और कोई लग्जरी गुड्स है तो 28% हम टैक्स देते हैं। वो हम डेली जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, गुड्स या सर्विस कुछ भी परचेस करते हैं, तो उसमें जितना भी जीएसटी होता है वो हम पे करते रहते हैं, तो उनके पास जाया करता है। तो अभी तक का साल का भी और अभी तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ था। इसके बारे में मैं ऑलरेडी पिछले जो करंट अफेयर एनालिसिस है उसमें आपको काफी सारी चीजें बताएगी कि भाई जितना टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा, जितनी गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू ज्यादा होगी, उतना गवर्नमेंट हमारे जो सोशल वेलफेयर स्कीम है, ठीक है, प्रजा के हित में जो भी स्कीम बनानी होती है वो बना सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है इसे इम्पोर्टेंस, कि भाई इसको बेनिफिट गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट भी दे सकती है। काफी बार क्या होता है कि भाई सरकार की जो सोशल वेलफेयर स्कीम है उसके लिए पैसा कम आता है, टैक्स पेयर कम रहते हैं। तो उसकी वजह से सरकार क्या करती है, जो पर्सनल टैक्स है उसमें भी बढ़ोतरी करती है, कॉर्पोरेट टैक्स में भी बढ़ोतरी करती है, और जो जीएसटी का स्लैब है उसमें भी बढ़ोतरी करती है ताकि टैक्स ज्यादा है। इसको हम टैक्स टेररिज्म भी देखते हैं, वो नेगेटिव है। तो ऐसा हमको देखने को नहीं मिलेगा। उल्टा इसमें सरकार क्या कर सकती है, हमें किसी भी प्रोडक्ट जो काफी ज्यादा है, इसको मैंने इनडायरेक्ट टैक्स में आपको बताया था। इनडायरेक्ट टैक्स में जो मिडिल मिडिल और लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इसमें टैक्स रेवेन्यू देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। तो उनको गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, बेनिफिट दे सकते हैं टैक्स स्लैब कम करके, जो रनिंग प्रोडक्ट है और उसमें ज्यादा टैक्स कलेक्शन जा रहा है उसको लेके। तो ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। अब दूसरी बात करते हैं दूसरे टॉपिक में। तो एक यहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे हमारा जो वुमन के जो राइट्स है उसको लेके कुछ हमें अपडेट करने चाहिए, उसके लेके हम दिया है। और वुमन एम्पावरमेंट जो टॉपिक है वो हमारे जीएस पेपर 1, इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, करंट बेस ऐसे, ठीक है, इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस है। हालांकि यहाँ पे ऐसी कोई नई बात नहीं की गई है जो हमको ना पता, हमको पहले से पता है कि भाई हमको वुमन को क्या, उनके मान सम्मान और उनके सोशल इकोनॉमिकल और इनको फ्यूचरिस्टिक और जेंडर इक्वालिटी, इन सभी चीजों पे हमको क्या करना है, काम करना है, ताकि हम जितने भी आयाम हो सके वहाँ पे जो वुमन प्रेजेंस है वो बढ़ा सके। इसके लिए हम वुमन रिजर्वेशन देते हैं, हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं इन सोशली, हम उनको ट्रेन टिकट या जो बस टिकट है काफी स्टेट है उनको बेनिफिट देते हैं। फिर हम के उनके लिए जो इकोनॉमिकल स्कीम होती है वो भी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं ताकि वुमन एम्पावरमेंट हो। हमको उनको ज्यादा क्रेडिट लोन भी देते हैं, ठीक है, ताकि जो गृह उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उनमें भी क्या हो, बढ़ोतरी हो और उनका एम्पावरमेंट हो। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में पोलराइजेशन के लिए डिस्कशन किया, हालांकि ये हमारे लिए काम का नहीं है, ये इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू न्यूज है। लेकिन आपको इतना याद रखें, कोई भी इलेक्शन हो,
डेमोक्रेसी में इलेक्शन हो, उसमें कभी भी पोलराइजेशन ना होना चाहिए। पोलराइजेशन के लिए हिंदी में जो शब्द है वो है ध्रुवीकरण, ठीक है। ध्रुवीकरण अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो एक्सट्रीमिस्ट बन जाता है, वो नहीं होना चाहिए। बस इतना ही बताना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे डिस्कशन की गई है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। जो सेंटर जितने भी हॉस्पिटल खर्च है, ठीक है, इसमें क्या रहता है कि भाई गवर्नमेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रोवाइड करनी चाहिए। हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए एज अ सिटीजन, एज अ आम पब्लिक। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं होती, और प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उनके खर्चे हम दे नहीं सकते हैं। तो इसके लिए एक यूनिवर्सल प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें आप अगर कोई भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हो और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके अपना इलाज करवा सकते हैं, जहाँ पे पर फैमिली आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये पर फैमिली इंडिविजुअल नहीं हो, पर फैमिली होते हैं, यानी आप फैमिली में 5 लाख इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, हर साल, हर साल, ठीक है, 5 लाख हर साल। इसमें 12 करोड़ फैमिलियां शामिल है जो इनका लाभ ले सकती है। इसमें भी काफी सारे हॉस्पिटल और काफी सारे हॉस्पिटल के अलावा मैं आपसे बात करूँ तो काफी सारी जो डिजीज है, ठीक है, वो कवर इसमें हो जाते हैं। और कुछ इसमें प्रॉब्लम भी, करप्शन भी देखे गए हैं कि भाई फॉल्स ऑपरेशन, फॉल्स ट्रीटमेंट दिखा के क्या किया गया है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, ठीक है, उसको इस्तेमाल किया गया है, उसको क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। तो यही सारी चीजों को यहाँ पे लिखा गया है। अभी आपको क्या करना है, हमारे जो योजना एंड स्कीम्स है, ठीक है, योजना योजना एंड स्कीम है, वो भी आपको क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है। इसमें वन ऑफ द मोस्ट टाइम पे है वो है मनरेगा, और दूसरी है इन हेल्थ सेक्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस देंगे और काफी काम की रहेगी। दूसरी इंफॉर्मेशन की बात करें तो वो है पीएमआई सिग्नल्स, ठीक है, पीएमआई सिग्नल्स। इसमें पिछली बार भी हमने बात की है, अभी इतनी ही बात करते हैं। जो परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स रहता है, इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट सेक्टर के जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, कंपनी के जो पर्सन होते हैं जिनको सेल और डिमांड की जो उनके पास इंफॉर्मेशन रहती है, हम उनको इंफॉर्मेशन लेते हैं। हालांकि आपको ये याद रखना है, यहाँ पे हम कोई भी डेटा इस्तेमाल नहीं करते। हम ये सारी जो चीजें रहती है वो रहती है डिमांड एंड सप्लाई, कितने ऑर्डर उनके पास है, कितना मैन्युफैक्चरिंग वो करेंगे, कितना रॉ मटेरियल लेंगे, और उनके पास कितना गुड्स पड़ा है जो कि यूज में आने वाला है। इन सारी चीजों का हम क्रियान्वयन करते हैं। इसमें आपको याद रखना है 50 है, अगर 50 से ज्यादा है पीएमआई, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई मार्च में 58 था, जो आगे बढ़ के 59 हो रहा है, यानी ये डिमांड दिखाता है। यानी ये मार्केट में क्या दिखाता है, डिमांड दिखाता है। ये अच्छा है। अभी वैसे भी रिसेशन वाला टाइम चल रहा है ग्लोबली, तो इंडिया में पीएमआई पॉजिटिव है, यानी 50 से ज्यादा। 50 से कम है तो हम मान सकते हैं कि भाई जो पीएमआई है वो कम होने के में रीजन में आप उसको रिसेशन गिन सकते हैं, मार्केट में डिमांड नहीं है, ठीक है, इकोनॉमी स्लो है, इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि ये इकोनॉमी को देखने का एक नजरिया है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और डिमांड सप्लाई पे बेस है, यानी हम इसको एक्यूरेट गिन नहीं सकते, ठीक है, हम इसको एक्यूरेट नहीं गिन सकते। फिर एक बात हुई है कि रिलायंस है स्टार्ट ट्रेडिंग इन यूएस ऑयल, बराबर, ब्रेंट ऑयल। तो ऑयल में आप देखिएगा जो ब्रेंट ऑयल है, ठीक है, वो बेंचमार्क है, वो एक्सलेंट इन क्वालिटी रहता है। इसमें क्या रहता है कि जो सल्फर की मात्रा है वो कम रहती है, ये लेस डेंस रहता है। सल्फर की मात्रा याद, आप याद रखें, सल्फर जितना कम होगा, ठीक है, उतना हमको रिफाइनरी में उसके पीछे कम काम करना पड़ेगा, हमारा जो रिफाइनरी कॉस्ट होगा वो रिड्यूस होगा, ठीक है। ये एक्सलेंट है, एक्सलेंट क्रूड ऑयल माना जाता है ब्रेंट ऑयल, ठीक है, यूएस बेस है। अभी हम फिलहाल रशिया से जो खरीदते हैं, जो हमको डिस्काउंट में मिलता है, उसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, उसको रिफाइनरी करने के लिए हमको और ज्यादा खर्च करना पड़ता है। हालांकि ये कॉस्टली रहता है, वो सस्ता मिलता है, उसमें उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसमें सल्फर ज्यादा है, ठीक है, ये महंगा मिलता है, ये मिलता है महंगा, क्योंकि एक्सलेंट इन क्रूड ऑयल माना जाता है, बेस्ट क्रूड ऑयल, नाम याद रखिएगा, ब्रेंट ऑयल, ठीक है, यूएस बेस रहता है फिलहाल। हाँ, एक बात याद रखिएगा, फिल्म्स हो या मेंस हो, जब भी इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट का डेटा चेंज होता है कंट्री टू कंट्री, किसी भी रीजन से, ठीक है, पहले हम जैसे ईरान से ले रहे थे, बाद में इराक से ले रहे हैं, अभी रशिया से ले रहे हैं, अभी दूसरी और जगह से ले रहे हैं, तो हम कहाँ से ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कौन ऊपर है कौन नीचे है, ये सारी इंफॉर्मेशन यूपीएससी को बहुत ज्यादा पसंद है पूछने के लिए, फिल्म्स हो या मेंस हो। तो
आपको उसको फोकस करके चलना है, इसलिए इस न्यूज को मैंने आपको फोकस किया है। इंटरनेशनल न्यूज में ऐसी कोई अभी फिलहाल न्यूज नहीं है जो आयर में हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस लगे। तो आज के करंट अफेयर में न्यूज बेस्ड इंफॉर्मेशन ज्यादा है, कुछ और डीप हम डिस्कशन कर सके थियरी बेस्ड पार्ट्स, ठीक है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंस एडिटोरियल था नहीं। हालांकि हर दिन अभी वैसे इलेक्शन चल रहे लोकसभा, हमारे पास न्यूज ज्यादा आएगी कंपेरेटिवली क्वालिटी एडिटोरियल, ठीक है। तो आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी आप वो भी बता सकते हैं। डेली करंट अफेयर एनालिसिस का जो टाइमिंग रहेगा, ठीक है, वो रहेगा शाम के 5 बजे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे। आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं रेगुलरली यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, तो आपको यूपीएससी प्रिपरेशन रिलेटेड भी कोई डाउट है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आप अलविदा कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।